हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक ऐसी किताब जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अमीर बना सकती है। आज तक मैंने ढेरों सारी किताब लेके आया हूँ जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे अमीर बना जाता है। हर एक फॉर्मूला जो है ना वो हर किसी के ऊपर काम नहीं आता है। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपके ऊपर सूट कर सकता है। बस आपको उसे फॉलो करना है। और जो लाखों करोड़ों लोग जो करोड़पति बन चुके हैं, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इन किताब के माध्यम से, अगर देखा जाए तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम दूसरों की गलती से सीख जाएं और वो गलती दोबारा करके हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम हमारे पास बस इतना ही है, लाइफ हमारे पास बस एक ही है। अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं तो उससे बढ़िया बात कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज जो मैं किताब लेके आया हूँ, इस किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। इस किताब की पूरी समरी को आपने लास्ट तक सुन लिया ना, तो आपको ये चीज तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आप नौकरी करते हुए, मतलब आप जॉब करते हुए भी करोड़पति बन सकते हैं। बस आपको ये सारी चीजें ना लास्ट तक सुननी होंगी, समझनी होंगी और अपनी लाइफ में फॉलो करनी होंगी, तभी ही आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है, क्या उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को शायद ये पॉसिबल ही ना लगे, उन्हें लगे कि नहीं ये तो नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो हर कोई आज करोड़पति और काफी अमीर होता। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाला सैलरी तो बस ऐसे उड़ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमित सेट्टी जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं, कुछ ऐसे रहस्य बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जिन्होंने किताब लिखी है आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वे भारतीय मूल के ही हैं पर अमेरिका में रहते हैं। वहां पर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम हासिल कर लिया है। वे एक फेमस ब्लॉग भी चलाते हैं, आप गूगल पर भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए इस किताब की समरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया में ना बहुत से लोगों में फाइनेंशियल की समझ ही नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होता है, तो शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी बड़े आराम से करोड़ों कमा सकता है। देखिए, इस पूरी किताब को ना दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपको बताता है कि सेविंग्स कैसे करना है, बचत कैसे करना है, और दूसरा पार्ट आपको बताता है कि बचे हुए पैसे जो आपने बचा लिए उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें तो हमको पता है यार, कुछ नया बताओ। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, इसमें काफी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है जो आपको आज तक नहीं पता होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आप सबको ही पता होगा। ये सेविंग्स यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपए के लिए सब्जी वाले, रिक्शे वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अगर अमीर बन भी जाए ना तो अमीर नहीं बन के रह सकते, क्योंकि वो दिल से ही हमेशा गरीब रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि बचत होती क्या है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। इसमें लेखक हमको बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर आखिरकार सही तरीका है क्या? बचत करें कैसे, कितना खर्च करें और कितना बचाएं? तो इसके लिए लेखक ने हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनको आप अपना कर डेफिनेटली काफी सारा पैसा आप सेव कर सकते हैं। नंबर 1, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी कभी भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, कंजूस, मक्खी चूस समझेंगे। इतना पेट काटने की भी क्या जरूरत है? आखिरकार जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना जरूरी है।
चलिए इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी को डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये बचत निवेश ना झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो लेखक है वो बताते हैं कि आपको बड़ी बड़ी और टफ चीज़ें सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये झंझट का काम है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है, बाकी को 20% अगर नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप इतना मोटिवेट हो जाएंगे ना कि आपको आपकी नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसा बचाना शुरू कर देंगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये काम आज से ही शुरू कर देंगे और पैसों को निवेश करना भी शुरू कर देंगे। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स को ये जानकारी देंगे। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू करना चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर ये सोचते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ, अभी पैसे उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीज़ों के लिए तो अभी काफ़ी उम्र पड़ी है। लेकिन इससे आपको ना कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा कभी नहीं मिल पाएगा, जो आपको मैं आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाऊंगा। इसलिए आपको सैलरी जो आपको मिल रही है उसके डे 1 से ही आपकी बचत स्टार्ट कर देनी है। नंबर 3, पसंद की चीज़ों पर खर्च करिए, बेकार की चीज़ों पर बचाइए। देखिए लेखक बताते हैं कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको ज़्यादा कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप फालतू के खर्च अपने कम जरूर कर सकते हैं। जैसे जितने कपड़े जरूरी हों केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं जिनका आप कभी यूज़ ही नहीं करते हो। बहुत महंगा फ़ोन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। इससे अपने आप ही आपकी सेविंग्स होने लगेंगी। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। देखिए जॉब लगते ही ना बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वोचर्स इत्यादि मिलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंपनीज क्यों भर भर के इतने इस तरह से पैसे लुटाती है? इसमें उनका क्या फायदा है भला? तो इसमें लेखक बताते हैं कि ये एक तरह का ट्रैप है, एक तरह का जाल है जिसमें आप फंस जाते हैं, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप इसमें कभी नहीं फंसेंगे। तो आखिरकार उनका गेम है क्या? चलिए उसको जानते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल भी जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया गया तो आपको 45% या उससे भी ज़्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज ना जम कर लूटती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI जो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो करवा बैठते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी सी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप ही कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए हर अगली इंस्टॉलमेंट में आपका जो इंटरेस्ट है ना वो डबल हो जाता है और वो लोन कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन जो लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि थोड़ी सी तो किस्त है यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ सालों में ही उनका बहुत सा पैसा ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज ले जाती हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का लगभग 4 से 5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक, इसकी भनक तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी अगर कोई EMI करवाने की गलती की है तो आज से ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही उसे चुकाने की कोशिश करें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट्स का फायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूलें। देखिए आप खुद एक बार इसको सोच कर देखिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका भी तो होगा या नहीं। बहुत सारे लोग ना आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट आप कभी भी नहीं जान पाते। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन ना करें।
सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें जिसमें आपको रियल चीजें बताई जाती हैं, ओरिजिनल चीजें बताई जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिट कार्ड लिया जाए कि ना लिया जाए। देखिए, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको उसको स्मार्टली यूज करना भी आना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप उसको यूज करके आप कहीं उसमें धोखा तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप कैपेबल हैं उसको स्मार्टली यूज करने के लिए तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, अदरवाइज इससे दूर ही रहिए। नेक्स्ट है 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, एक ऐसा रहस्य जो आपको डेफिनेटली अमीर बना देगा। वो है 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। देखिए, इसमें लेखक बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं। इसमें आपका घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान, सब कुछ आ जाता है। इसके बाद बचते हैं आपके पास 50%। उसमें से आपको 30% अपने इंटरटेनमेंट और शौक में लगा देना है। जो आपकी हॉबीज हैं, जहाँ पे आप एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ पे आप 30% लगा देना है। उसके बाद बचते हैं 20%। ये 20% आपको अपनी सेविंग्स में लगाना है। दोस्तों, देखा कितना ही आसान फॉर्मूला है ये बचत करने का, और ये फॉर्मूला सुनने के बाद आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बचत केवल 20% ही तो करनी है बस। देखिए, अमीर बनने का ना ये खाली एक ही हिस्सा है। खाली पैसे बचाने से भी कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने उन बचाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट। देखिए, ये खासकर इंडिया में ना बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में ही पड़े रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा भी इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है, या फिर वो बहुत ही आलसी हैं, या फिर वो बैंक जाने के झंझट से बचना चाहते हैं। हालांकि आजकल तो सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग में हो गया है, लेकिन फिर भी हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, हम उसके ऊपर टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है, जाग जाइए अभी से, आज से अपने पैसों को काम पर लगाइए। आपको अपने पैसों को सेविंग अकाउंट्स में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उससे अच्छा होगा कि आप उनका एफडी करवा दें। सेविंग अकाउंट्स में आपको सिर्फ उतना ही पैसा रखना चाहिए जो आपका, जिससे महीने का खर्चा चल सके। सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट्स में सिर्फ आपको 4% ही ब्याज मिलता है, जबकि एफडी में आपको 6 से 7% तक का ब्याज मिल जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आपको किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो एक साल में उसका ब्याज बनेगा खाली 4 लाख रुपए। लेकिन उसी पैसे के अगर एफडी करवा देगा तो उसे मिलेंगे 6 से 7 लाख रुपए, यानी सीधा सीधा 2 से 3 लाख रुपए का अंतर। तो देखा, आपने बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए एफडी से 2 से 3 लाख आराम से एक्स्ट्रा कमा सकता था, लेकिन उसे इस चीज की जानकारी का अभाव होने के कारण वो यही नुकसान करवा बैठता है। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की आपको जरूरत ना हो उसे एफडी करवा दें। ऐसा रूल बना लें, इससे आपकी ना डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने में आखिरकार एक ही दिन का तो काम है, एक डेट हमेशा के लिए फिक्स कर लें और आराम से उसको आप डिपॉजिट कर दें। और सबसे बेस्ट तो ये होगा ना कि आप नेट बैंकिंग का यूज कर लें, वो तो और भी आसान है। बिना बैंक में गए, बिना लंबी लाइनों में लगे, बिना वेट किए आप सिंपली नेट बैंकिंग के थ्रू उसको कर सकते हैं। देखिए, एफडी में कोई लिमिट नहीं होती है। 7 डेज, 1 मंथ, 5 साल, आपकी जरूरत के हिसाब से आप जब तक चाहे जब तक आप एफडी करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता है तो आप सेविंग अकाउंट्स को भी फ्लेक्सी अकाउंट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपको पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही एफडी में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करना सीखिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है, उन्हें इसी बात की तो सैलरी मिलती है। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है। पता भी है तो इसे ठीक से यूज करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता। पीपीएफ, इसका मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में कोई भी खुलवा सकता है, जिसमें
आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक आपका ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। लेकिन यही तो फायदे की बात है जो मैं आपको आगे समझाऊं। पीपीएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, जो एफडी से बहुत ज़्यादा है, और कहीं भी इतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एक सेफ डिपॉजिट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट की दरें जो है हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं। यहाँ समझने के लिए मैंने एक एवरेज रेट आपको बताया है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दिए हैं। इस पर आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपये। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर 1,10,000 का ब्याज मिलेगा, ना कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा और वो पैसा आपके ही अकाउंट में ऐड ऑन होता जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। अगर आप यही पैसा एफडी में डालोगे तो हर साल आपको ब्याज जो है वो 1 लाख पर ही मिलता रहेगा, ना कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप सोचेंगे फिर एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पीपीएफ में हर साल खाली 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, नहीं तो सरकार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लूट नहीं जाएगी। अब आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 डालना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा 15 साल तक करिए। तो आइए देखते हैं, अगर आप 15 साल तक ऐसे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आखिरकार मिलने क्या वाला है। देखिए 1.5 लाख आपने 15 साल तक अगर जमा करवाया तो इससे आपको टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 22,50,000, और इस पर ब्याज जो आपका बना वो है 21,10,517। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 43,60,517। है ना जादू, आपका पैसा लगभग डबल ही हो गया, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात यह है कि इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। और अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखेंगे तो ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो हो सकता है इससे भी कई गुना ज्यादा हो जाए। अब दोस्तों इसमें 2 बातें जान लेना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। ये गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो कि अमीर लोगों में ज्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का ही पता नहीं चलेगा और आप 35 के भी हो जाएंगे। तो सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप ये ना सोचें कि हर महीने आपको 1,000-2,000 रुपये डाल दूंगा। ये गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा 1.5 लाख पहले अप्रैल को ही डाल देना चाहिए, क्योंकि जब से आपका ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 रुपये पे तो ब्याज ही बहुत कम ही मिलेगा ना आपको, जिसकी वजह से आपको पूरा फायदा आप कभी नहीं उठा पाएंगे। आपको जो पहले मैंने कैलकुलेशन बताई थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग थी। तो दोस्तों कैसे भी करके ना 1 अप्रैल को आपको 1.5 लाख आप पीपीएफ में डलवा दीजिए। और क्योंकि इसको एक ही बार करना है तो आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दिया तो उसको भूल जाइए, बाकी समय लाइफ को एंजॉय करिए। सारा सिस्टम जो है आपका ऑटोमेशन पे चलने दीजिए। लेकिन एक बार तो आपको ये करना ही होगा, क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है। तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट खुलवा दें, आपका प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। मतलब 15 साल में 45 + 45 90 लाख हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो आप उनके नाम पे भी एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मम्मी पापा के नाम पे खुलवा दीजिए, उन्हें भी ये जानकारी दें। डेफिनेटली आप इससे बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। दोस्तों अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू तो समझ में आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते वो 45 उम्र का हो जाएगा, तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इसे 20 साल की उम्र में करता है तो 35 साल की उम्र में उसे 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है।
आप अभी भी इसे शुरू कर सकते हैं। 15 साल की तो बात है। तो दोस्तों, आप अभी भी देर मत कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। हेसिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी हो सके पीपीएफ अकाउंट खुलवा दीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। चलिए जानते हैं अब अगले फंड को, दैट इज एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद करने वाली है और एनपीएस की काफ़ी फीचर्स जो है वो पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। आपको करना है कि आप सरकारी वेबसाइट पर जाइए, इसके बारे में पढ़िए, इसकी स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल टू ओपन है और आपको एक तरह से आपका लाइफ टाइम के लिए आपका पेंशन इसमें क्रिएट हो जाता है। अगला फंड है म्यूचुअल फंड्स, जिसके बारे में आप सबने जरूर एक ना एक बार सुना होगा। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1 से 2 हजार रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे आप एसआईपी भी कह सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड जिसे एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% तक के लगभग ब्याज मिल जाता है, जो बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कई ज़्यादा है। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले लें या कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें। किसी अच्छे ब्रोकर से भी इसको ले सकते हैं आप, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे आपका फ़ायदा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। इस ऐप के थ्रू आप जो है बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इसमें कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड के लिए बस आपको करना क्या है, अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है और आप बड़े आसानी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसा आपको सही लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स एंड शेयर्स। देखिए, इसमें रिवार्ड बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। आपने तो वो सुना ही होगा, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर इंडिया में देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोनों ही अरबपति हैं और सारी जो इनकी दौलत है वो खाली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही इन्होंने कमाई है। देखिए, अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप जहां भी अपना पैसा जिस भी कंपनी में डालने जा रहे हैं, पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। उसका लास्ट 10 ईयर्स का क्या रिकॉर्ड है वो चेक कर लें। उसके प्रोडक्ट्स के बारे में चेक कर लें। उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखें क्या रियली उसके प्रोडक्ट्स में वो दम है कि वो आगे लाइफ में ग्रो कर सकती है। वो जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसकी क्या फ्यूचर मार्केट में उसकी डिमांड है। ये सारी चीज़ें देखकर आप एक अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, लेकर बताते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस पक्का करवाना चाहिए। बस आपको इतना समझ लेना है कि जैसे ही आपकी कहीं अच्छी खासी जॉब लग जाए, आपको डेफिनेटली एक कोई भी अच्छी सी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस से अलग होती है। लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी एक्सीडेंट डेथ होने पर फैमिली को पैसा देते हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने पर, हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले जो खर्चे हैं उन खर्चों को कवर करता है। यदि आप मान लीजिए कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो आपको पता ही है कि अगर आज की डेट में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बिल इतना बड़ा होता है कि आपकी जितनी भी सेविंग्स है लाइफ टाइम की वो सारी उसमें खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा ना आपके लिए कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करते रहें। बस आप ये सोचें कि वो अमाउंट आपको मिल ही नहीं रहा है। आपकी पेमेंट अगर मान लीजिए 35,000 है, तो आप मान लीजिए आपके अकाउंट में खाली 34,000 ही आ रहे हैं, 1,000 आपके नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समरी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदल के रख देगी और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जहाँ पे आज आप हैं उससे कई गुना ऊपर चली जाएगी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। डेफिनेटली आप भी करोड़पति बनेंगे, अमीर बनेंगे। बस आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को ना आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। देखिए, रातों रात जो करोड़पति बन भी जाते हैं ना, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं।
तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आराम से पेशेंस रखते हुए आराम से आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, सेविंग करते जाइए। डेफिनेटली आप अमीर बनेंगे, वो समय आएगा, उस वक्त का आपको इंतजार करना। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई सगे संबंधी फ्रेंड्स उनकी भी लाइफ में कुछ बदलाव आए तो डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।